आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का दावा है कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है। आईनी तरमीम नहीं होगी, बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी। और मौलाना साहब अपने स्टांस पे खड़े हैं। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है। कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। इंशाअल्लाह हमारा आइन बहाल रहेगा। सर अगले 10 दिनों में आएगी तरमीम। देखते हैं। सर आप समझते हैं कि हुकूमत जो दावे कर रही है वो पहले की तरह? नहीं, हुकूमत के दावे बेबुनियाद हैं। हमारे मेंबरान तकड़े हैं, खड़े हुए हैं। आपके कितने मेंबरान गायब हैं अभी? कोई गायब नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, केपी से एक जल्द एक तरफ तहरीक इंसाफ के दावे हैं और दूसरी तरफ आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना ली है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। ये बेंच 5 या 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास बुलाने की तारीख का तयन भी तय और बैरून मुल्क से अरकान कौमी असम्बली को वापसी की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपनी तजावीज़ हुकूमत को अरसाल कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। इस दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मुजवजा आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम की तकून के खिलाफ हैं और आईनी तरमीम इस वक्त हो सकती है कि जब पार्लियामेंट मुकम्मल हो। इसलिए बिल जैसे ही पार्लियामेंट में आए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करते हुए इसे फौरी मुअत्तल कर दे। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने दरख्वास्त में यह इस्तदा की है कि मुजवजा आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ और गैर आईनी करार दिया जाए और इसी तरह मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की जानिब से भी दायर कर दी गई है। आईनी तरमीम पर इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मगर हुकूमत की तैयारी आखिरी मराहिल में है। हुकूमत का यह दावा है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मगर हकायक ये हैं कि हुकूमत को ऐवान बाला में 9 और ऐवान ज़ीरी में 13 अरकान की कमी का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब, फरमाए दीजिएगा, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ में बला का एतमाद है और ये दावा किया जा रहा है कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है, आईनी तरमीम नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा कि ये दूसरी तरफ भी उतनी बला का एतमाद है कि नंबर पूरे हो चुके हैं और ये आईनी तरमीम हो के रहेगी, हो क्या रहा है? अगर उनके पास नंबर है और होता तो मैं नहीं समझता कि ये आईनी तरमीम का इंतजार कर लेते। एक पूरी रात, फिर दूसरी रात इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को बिठाए रखा, अपने मेंबर्स को पूरी रात जगाए रखा, साथ हमारे लोगों को इन्होंने एंगेज रखा पूरी रात, पूरी पूरी आपको रात 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे तक लोग असेंबली में बैठे रहे और ये इस इंतजार में थे कि कोई बंदे टूट के इनके पास आए, मौलाना इनके साथ आ जाए और ये आईनी तरमीम कर ले। वो नहीं हो सके, नंबर नहीं पूरे हो सके। ख्वाजा आसिफ ने उस इजलास से निकलते हुए बाहर गाड़ी में क्या कहा? उसने कहा जी हमारे पास नंबर नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर सके। ये इनकी अपनी पार्टी के दिफा के वजीर का बयान है। और अब भी मैं यही समझता हूँ कि ये आईनी तरमीम इसीलिए नहीं हो रही, तो कॉमन सेंस है कि इन्होंने कोई नंबर नहीं ने, अल्लाह और खैर सलाह सर, नंबर अब होते तो शायद ये कर मौलाना लेते। साहब के जितनी नंबरों इनको की मजबूरी है। जरूरत भी नहीं है वकास साहब। अब वो आपके अपने बंदे साहबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि पिछले इजलास में भी 60 डिक्लेयर्ड एमएनएज ये खुफिया तरीके से लाके इन्होंने पार्लियामेंट में बैठा दिए थे। सो अब ये ढंग तो देखिए आपके खुफिया नंबरों तो में नहीं, लगनी है ना। देखें नहीं नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारा नंबर पूरा है। वो जो उस वक्त 6-7 लोग ये ले गए थे, जिसमें से किसी की बीवी, किसी की बेटी उठाई, किसी की साहिवाल के अंदर जो है वो हाउसिंग स्कीम्स जो है उनके केसेस नैब में निकाल लिए, किसी को एफआईए में उठा लिया, किसी के बाप को उठा लिया। वो अगर जैसे ही वानी तरमीम नाकाम हुई उन 6-7 को, हम तो कहते रहे कि पंजाब हाउस में बिठाई रखे और फिर पंजाब हाउस से यहाँ लेके आए। कौन सा साहब ने कोई नया बात आपको बताई है? वो तो हम तब से उस दिन से कह रहे हैं। इन्होंने उठाए मगर इनके नंबर फिर भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद वो बंदे हमने वापस हमारे हो गए हैं और अब वो अंडरग्राउंड है, वो किसी के काबू-शाबू में नहीं है, वो इनके पास नहीं है। वो हमारे लोग सेफ लोकेशंस के ऊपर हैं और ना इनके पास है, इसीलिए वो तरमीम नहीं हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मौलाना से अभी हमारा एक वफ़्द थोड़ी देर पहले एज़ वी स्पीक मिल के निकला है एंड ही हैज़ अगेन एश्योर्ड अस, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, एंड ही हैज़ अगेन एश्योर्ड अस कि ही विल नॉट गिव हिज शोल्डर फॉर दिस नॉनसेंस।
जबरदस्त सर, आपके लिए तो ये लग रहा है, मगर आई डोंट नो ये अब अगले 2 हफ्ते में भी किस हद मैं तक अब आप ये। देखें, मेरी बात सुने। हाँ। अगर इनके पास नंबर होते तो जितनी देखे ना, पार्लियामेंट से आप नकाबपोशों से बंदे उठवा लेते हैं, एक एमएनए की बीवी और बेटी को उठा लेते हैं, एक एक घर, कल वो जावेद के घर, वड़ाइद साहब के घर रहीम यार खान में आप मुस्मार करने के लिए डेरा और उनका घर टीमें भेज देते हैं। एक एमएनए रियाज फतियाना साहब के बेटे को आप 6 दिन अगवा रखते हैं, फिर वो सुबह प्रोड्यूस होता है, फिर उसको 2 बजे आके 8-10 गाड़ियां उठा के ले जाती हैं। ये सारे खेल तमाशे किस लिए हो रहे हैं एमएनए की फैमिलीज के साथ? नंबर पूरे करने के लिए। रांझा अगर साहब। इनके पास नंबर पूरे होते हाँ। तो इन्होंने ये लानते अपने गले जरूर डालनी थी। रांझा साहब, ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि नंबर पूरा नहीं है। इट्स कॉमन सेंस, सिंपल, दे डोंट हैव द नंबर्स। इमरान खान साहब तो रांझा साहब ये इतराफ कर चुके हैं माजी में कि हमें एजेंसियां और जनरल फैज हमीद नंबर पूरे करके देते थे, मगर ये तो पहली बार हम अपनी तारीख में देख रहे हैं, वो तो अपने इत्तेहादियों को ही गोल गोल करके पूरा कर रहे होते थे, वो ही नहीं लब रहे होते थे। इधर तो सर हिजबे इख्तलाफ देखें, के बंदे आप तोड़ तोड़ के लेकर आ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड जाना पड़ा है, माए बहनों का ही जिक्र कर रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है। तो ये क्या एक ऑल टाइम लो नहीं है हमारी तारीख में, फकत एक आईनी तरमीम लाने के लिए जस्ट? देखिए महर, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि ये जो एक माहौल ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस माहौल के बीच में एक इस तरह की एक एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं कि जिस तरह इनको हरासा किया जा रहा है और ज़बरदस्ती इनसे अंगूठे लगवा लिए जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग इनके ऐसे हैं जो हाथ के साथ पैरों के अंगूठे भी लगा के देंगे जब टाइम आएगा। लेकिन मैं उस बात टाइम पे पे तो नहीं आएगा। जाता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हरासा करने वाली जो रवायत है, ये सब कुछ है, ये वैसे ही गैर आईनी है और ये मुमकिन भी नहीं है। ये ना वो गंडापुर की कहानी वाली जिस तरह किस्सा आया आपके आगे, मौला जट की फ़िल्म जिस तरह उसने चलाई है, ये उसी तरह की एक और कहानी पेश की जा रही है कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं और ये हुआ जा रहा है। आपको जब नेशनल असेंबली में लेके आना है, आपने वहाँ पे कोई आपके गन पॉइंट तो नहीं होगी, वो पूरे पाकिस्तान का मीडिया गैलरी में बैठा होता है, आपके सब लोग सर होंगे एक वहाँ पे, बाखबर आप शो जराए ने ऑफ रांझा हैंड्स कर साहब रहे मुझे ये होंगे, बताया, और वो बड़े सीनियर सीधी है बात आपके, हो रही होगी। ये जो 7 डिक्लेयर्ड एमएनएस का जिक्र कर रहे हैं ना कि किस तरह उनको रूपोश करके और किस तरह प्रेशर में लाए गए, वो ये कहते हैं कि हम अपने दरवाजे से अंदर लाएंगे, वोटिंग कराएंगे, निकाल के वापस लेके जाएंगे, करते रहो चैलेंज, बैठ के गिनते रहो कौन कौन था। अब वो इनके पास नहीं है मेहर बहन, अब वो इनके पास नहीं है, वो 7 एमएलए देखिए, इनके मैं पास नहीं आपको है। एक अच्छा। बड़ी बड़ी गॉन। दिलचस्प बात ये भी खबर बड़ी है। दिलचस्प बात बताता हूँ। जहाँ से ये कह रहे हैं कि वो अपने दरवाजे से लाएंगे, ये कोई पुरसरार वोटिंग तो नहीं है, ये तो ओपन वोटिंग होनी है। और जब वो कमरे में बड़े आएंगे बंदे और कह रहे हैं राजा जाएंगे, साहब, सीधी ये कह रहे हैं। नेशनल असेंबली है, ये नेशनल असेंबली है, हर मेंबर के पास अपना टेलीफोन होता है, शेख वकास साहब के पास भी अपना फ़ोन मौजूद होगा, इनके पास 100 इस तरह के लम्हात होंगे कि अगर कोई इस तरह की हरकत होगी तो उसको तो सर फौरी हासिल कैप्चर किया जाता बिजंजो है मरहूम को और भी इतना उसकी ही वो एतमाद बेस था पे सादिक अदालतों संजरानी में के वक्त, आपको याद वो होगा, लेने के देने पड़ गए, चीखें निकल गई थी। नहीं देखें, नहीं नहीं नहीं, सादिक संजरानी जमीरों वाली के दफ़ा ताने तो आप आपको लोग ही दे पता है रहे ना थे कि आके। वहाँ पे जिस तरीके से अब ये बात कर रहे हैं कि कैमरास लगे हुए थे, वही कहानी थी। लेकिन जो भी करेगा वो अपनी मर्जी से कौन है? करेगा, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होती। हर कोई बंदा अगर गलती करता है, मैं समझता हूँ, मैं डिफेक्शन के असूली तौर पे मैं इस डिफेक्शन के बहुत ज़ाती हैसियत में ख़िलाफ़ हूँ, नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी की लीडर की बात पे अमल करें, लेकिन जो भी मेंबर जो है वो अगर फिसलता है तो वो अपनी मर्जी से कंसेंट करता है, उसके अपने मामलात होते हैं। अच्छा रांझा कोई साहब बताएं, फॉर्म ज़बरदस्ती नहीं होती कि मेंबर 47 की कौमी असेंबली हुकूमत से जिसको उठा के ले। लेजिटिमेसी का क्राइसिस हो टू बिगिन विद, जिसका अपना एक वफाकी वजीर कह रहा हो कि ये लेने के देने पड़ जाएंगे अगर ये ऑडिट खुल गया, ऑडिट का खदशे का इजहार कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। वैसे तो अगर सर कुछ छुपाने को नहीं है तो फिर तो उनको अल्लाह ने ऐलान वेलकम करना चाहिए। आज आपके अंजुम अकील ने भी एक बार फिर ट्राइब्यूनल पे एतराज उठा दिया है, ट्राइब्यूनल्स लगने नहीं दे रहे, पुराने जजेस बैठाए जा रहे हैं सर, चाहते नहीं है कि जांच पड़ताल हो। तो ऐसी हुकूमत को टू बिगिन विद स्पीकर भी खत लिख रहा है वापस इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमें रिजर्व सीट्स दो, वो जो रिजर्व सीट जिनका हक ही नहीं है शायद। तो ये सर ऐसी सूरत हाल में कितना लेजिटिमेट होगा एक सिस्टम के अंदर इस तरह की तब्दीली की? एक फेडरल कोड बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रिड्यूस करना। देखिए, नहीं, फेडरल कोर्ट टाइमिंग के ऊपर एतराज़ हो सकता है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है या जो उसकी जो रेलेवेंसी है वो तो बिल्कुल मुनासिब है। उसमें तो मैं समझता हूँ फेडरल कोर्ट होनी चाहिए। और ये तो चीज़ पे शायद उस डॉक्यूमेंट पे मिसाक जमहूरियत के
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इमरान खान ने भी उस पर साइन उस वक्त किए थे जब ये 2004-5 में ये सारा ड्राफ्ट जो था शेयर होता था, और हर लीडर्स पे साइन का। असूली तौर पे तो फेडरल कोर्ट में कोई नहीं, टाइमिंग पे आप दुरुस्त कह सकते हैं कि जी टाइमिंग उसकी और ये कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन फॉर्म 47 वाली जो कहानी है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्राइब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन के हैं वही उसने वैलिडेट कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल से अब वहाँ सर पे सुप्रीम मुकदमात कोर्ट ने तो चलेंगे। रिजर्व तो सीट्स ये के तो ऊपर भी बड़ा अगर वाज़ेह फैसला दिया अगर है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर अगर हाँ जी, उन्होंने तो ये कहा है ना कि जो बनाए गए हैं ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन ने वो मुनासिब, वो ठीक है, और जो हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया उसको उन्होंने शायद कालअदम करार जी दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अब रिजर्व तो सीट्स में भी एक ये अक्सरियती चीज़ें, फैसला आया हुआ है जिस सुप्रीम कोर्ट को आप कोट कर रहे हैं। जी हाँ, बयान अगर मुझे जी आप जी, इजाजत वो दें। जी आ रिजर्व रही हूँ, वो सीट्स के बात ऊपर मुकम्मल भी कर लें उनकी जी। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की बात है, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि हमारा ऑडिट हो रहा है, देखिए यकीनी तौर पे कई ऐसे लोग हैं, जिस तरह मैं हूँ मुस्लिम लीग नून में, मेरे भी अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ठीक है, मैं वेट कर रहा था टाइम का कि कब ये ट्रिब्यूनल्स फंक्शनल हों और हम भी अपना मुकदमा लेके जाएंगे। हमारे भी फॉर्म 45 के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन ये एक नहीं है कि सवाल हम आप सड़कें पूछ बंद लें कर मेरे दें और बिहाफ पे हुकूमतों राजा को साहब गिराना पे। शुरू कर जी दें, शेख साहब। और गिराना शुरू राजा कर साहब दें और मेरे ये सारा सिलसिला मेरे करें। लिए बड़े काबिल एहतराम है। एक सवाल आप पूछ लें मेरी तरफ से, मैं अपनी बात तो बाद में करूंगा, आप मेरे से जो मर्जी सवाल पूछिएगा। इनसे सिर्फ ये शेख पूछें कि साहब आप भी सुप्रीम पूछ कोर्ट लें, ऑफ क्यों आप पाकिस्तान में, सख्त सवाल करने लगे हैं? नहीं नहीं सर, मैं तुसी क्योंकि वकील हो ज्यादा समझते हो, मैंने ये दसो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये एंकर की तरफ से ही सवाल है, क्योंकि मैं अपना टाइम आपको नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ उनके टाइम से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के कितने केसेस इस वक्त पेंडिंग है, वो बताएंगे आप? सवाल आपने तो कर लिया, देखिए मेरी तरफ जितने से भी जवाब उनकी केसेस तरफ से मैं दे दूं। नम नहीं आप ना देना, मैं तो नून नंबर लीग से और जवाब लेना चाहता हूँ। वॉल्यूम जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है ना, वकास भाई, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, बेताश हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके ऊपर कई सवाल हैं जहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इस तरह के हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो चीज़ें वो अलहदा होंगे, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं आपको 2 to बता 3% है सकता कि सर, और कितने हजारों होंगे, में बट आई इंफ्रैक्चर्स केसेस थिंक हैं। लेट मी टेल यू द नंबर सर। आप मुझसे बहन कोई मैं सवाल पूछना है पूछे, मैं फिर आपको हाँ सर साथ ही ऐड सवाल कर देता आपसे हूँ। यही है सर, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर लिख चुके हैं कि रिजर्व सीट्स हमारे हाथ कर दें। बंदों का और नंबर का मसला है, ऊपर 9 सीटें कम है, नीचे 13 सीटें कम है। आप लोग कह रहे हैं कि किला मजबूत है, सुकून से बैठे हुए हैं, उधर भी बहुत ज्यादा एतमाद है, और ये आने वाला, आप कह रहे हैं नहीं कब तो लाओगे, आप ये अब आने वाली है सर, स्पीकर के हफ्ते के आपको अंदर। स्पीकर के खत से भी आपको नहीं पता लग रहा है इनके पास नंबर पूरे कोई नहीं है, हाल ही भी कोई ओला रह गया जी। मतलब जिस तरह स्पीकर कहता है और स्पीकर के खत के ऊपर फौरी इलेक्शन कमीशन इजलास बुला के बैठ जाता है, जिस इलेक्शन कमीशन की जो डिसऑनेस्टी और अनप्रोफेशनलिज्म की दास्तानें हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है वो इन्वोक होना चाहिए। एनीवे मैं ये समझता हूँ कि speaker should not be a party of it and he is only a post box, and he can only send this reference and he can't actually disqualify anybody or he can't do anything like that. ठीक है, वो खतूत लिखते जाएंगे, पहले भी लिखते हैं, अदालतें भी मौजूद है, फैसले भी होते रहेंगे। मैंने अपने भाई से जो सवाल पूछा था वो खुदा न खास्ता ये नहीं कि मुझे वो नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 60-70 हजार केस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से सिर्फ 148 केस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं, उसमें से 20 ऐसे पेंडिंग है जो कि ये सुओ मोटो जो पुराने हैं वो पेंडिंग है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 160-70 केसेस के लिए एक नई अदालत बना के, जिसका चीफ जस्टिस जो है वो वजीर आजम बनाएगा, रिटायर्ड जजेस होंगे, वो एक सर्विंग जजेस की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाएगी। 148 और 20 केसेस के लिए तो आप एक 5 सीनियर जजेस का बेंच बना सर सकते इसके हैं, ऊपर ਉਹਦੇ गौर वास्ते फिक्र हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर, अगर चीफ तो मैं जस्टिस ये को ही। समझता हूँ, हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये जब आप जजेस का ट्रांसफर का इख्तियार देंगे किसी हुकूमत को, जजेस को, ये 6 जजेस ने खत लिखा कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही थी, यानी कि तुसी फिर पर उन्होंने वो जजेस भी ਨੂੰ नहीं आने चुकोगे तो वाला किसी ना, ਨੂੰ बिलावल मान रहे हैं ना मौलाना साहब मान रहे हैं, जजेस की ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में हो, इसके ऊपर भी कल बिलावल ने हमें बताया, मौलाना साहब भी नहीं मान रहे। मगर द बिग क्वेश्चन होगा। बिलावल ने तो जी हाँ हमें बिलावल ने तो माजी में हमें बहुत सी चीजें बताई हैं, हमें तो बिलावल के नाना की बातें भी याद है, हमें बिलावल की वालदा शहीद की बातें भी याद हैं, काश इसको भी याद हो कि उसकी लेगेसी क्या है और उसके बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी थी और उसके बुजुर्गों ने क्या क्या सर जो वो मुझ किया। मगर अब ये नौजवान क्योंकि इसको बताया गया कि तुमने वजीर आजम तुम्हें बनाएंगे, तुम नौकरी पूरी दो, तो नौकरी दे रहा है, और तो बात कोई नहीं है जी।
रांझा साहब, ये जो बातें शेख साहब कर रहे हैं, एक सीनियर 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बन सकता है। इसी तरह 184(3) के अंदर जुडिशल कमीशन कमेटी भी ये फैसला कर सकती है कि ये उठाना है कि नहीं उठाना, ये केस बनता है कि नहीं बनता। अगर मकसद यही है फ़कत के सियासी नौयत के फैसले ना हो, या कोई पोलिटिसाइजिंग ना हो, या चीफ जस्टिस को इररिलेवेंट करना मकसूद है, दीज आर ऑल द ऑप्शंस यू कैन एंटरटेन। सो ये करना जिस तरह किया जा रहा है, बार्स के खतूत लिखे जा रहे हैं, एक जुडिशियल पुशबैक के हवाले से आप लोग तैयार हैं? जबरदस्त किस्म का, जिधर ये कह रहे हैं जजेस, सिटिंग जजेस भी इस्तीफे दे सकते हैं। देखें, मैं इस पे एक बात कहूँगा कि अगर लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर कोई अमेंडमेंट डालनी है, उसमें तौसीक़ करनी है और ये इख्तलाफ रखते हैं, तो बिल्कुल ये इनका इख्तियार है कि ये अपनी अमेंडमेंट लेके आएँ। अपनी अमेंडमेंट में वो जो नुक्ता है जो ये कह रहे हैं कि हमें एतराज़ है कि जी 140 केसेस हैं या 160 केसेस हैं और ज़रूरत नहीं है 160 केसेस के लिए, और वहाँ पे बेंच बना दिया जाए, तो ये सब चीज़ें देखें। मैं एक तहरीक इंसाफ का जो मैं बुनियादी नुक्स समझता हूँ वो ये है कि ये मुज़ाकरात में यकीन नहीं रखते। अगर ये मुज़ाकरात में यकीन रखते होते तो आज तहरीक इंसाफ जिस नौबत पे पहुँच चुकी है पाकिस्तान की सियासती सूरत हाल में, सियासी में, ये शायद वहाँ पे ना होती। शेख वकास साहब भी मेरे से शायद एग्री करेंगे कि अगर आप माजी की जो दोनों सूबाई हुकूमतों ख़त्म करने वाले फ़ैसलों से लेके और हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस पे ना बैठने वाले फ़ैसले से लेके और अपने ख़िलाफ़ मुकदमात को कंटेस्ट करने का जो तरीक़ाकार अपनाया गया, उस फ़ैसले से लेके 9 मई तक शेख साहब शायद खुद कई चीज़ों पे, क्योंकि ये रीजनेबल ये बात आदमी आपकी जानता हूँ, मैं लेकिन इत्तफाक मजबूरी है, करती हूँ, पार्टी की शेख साहब ज़ुबान अपना बोलनी मौक़िफ़ पड़ती दे है। सकते हैं, मगर रांझा साहब, आप लोग लोटों के जरिए एक आईनी तरमीम हाँ, लाने के लिए तैयार हैं? मैंने ये कल सवाल बिलावल से भी पूछा था, वो कहते हैं अब क्या करें, अगर ऐसा होना है तो ऐसा ही देखें सही, मगर देखें हाँ। देखें मेरी बात सुने। लोटों के ज़रिए अगर या तो कानून में ये गुंजाइश हो कि जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं कर सकता, तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम उनको ये भी कह लें कि जी वो डिफेक्ट कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आइन गल में तो और मुक गई। कानून में उस चीज़ की गुंजाइश है तो एक हमारा इखलाकी आर्गूमेंट ज़रूर है कि जी वो क्यों आ रहे हैं। देखें, हमेशा से बंदे ये फ्लोर क्रॉसिंग्स ये होती हैं, ये तो इनकी पार्टी की कमज़ोरी है ना कि इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स क्यों दिए हैं, या ऐसे लोगों को क्यों इन्होंने वोट दिए हैं, इन लोगों ने जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, कि जो मेहर ऐसे लोग बीवी, जो थे जो वहाँ पर आके अब वोट दे हुन रहे हैं, दसो ये तो शेख ये साहब। तो कसूर तहरीक इंसाफ का है। मैं दस्ता जी, देखें मेरी बात सुने। सादुल्ला की बीवी को और जवान बेटी को उठा लिया गया। आप गलत। मुझे ये बताएं, हम में से भी, मेरी जगह रांझा साहब हो, सादुल्ला की जगह रांझा साहब हो, मैं हूं, ये इज़्ज़तें ही अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और ये हमारा मज़हब, दीन, हमारा कल्चर हमें यही बताता है। इससे बड़ी क्या हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि हमारे इनके और हमारे इलाकों में बड़े से बड़ा इश्तिहारी भी होता है, तो अगर उसकी बीवी या बच्ची का नाम पर्चे में आता है तो आग लग जाती है। वो फ़ोन करके खुद पेश होते हैं कि यार हमारी औरतों को आप ऐसे ना करें, जिसने 100-100 कत्लों में भी मतलूब होते हैं, वो भी ऐसे करते हैं। आप एक 10 लाख के नुमाइंदे की बीवी और बच्ची को ले जाएँगे, वुडन्ट ही बी अ मजबूर पर्सन? आप उसे कहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से चला गया। वो अपनी बेटी या उसकी जब कितनी वो रांझा साहब, कुर्बानी आप उससे कोअर्सिव लेते हैं, एक्शंस, आप प्रेशर, उसका क्या दबाव, इम्तिहान लें? घर देखें की माओ मुझे आप ये बेटियों। देखें बताएं, अभी नहीं, मैंने इन्होंने बोला, मुझे थोड़ी देखें सी बात, मेरा भाई देख है, जरा मेरी बात सुन ले। मैं वो कोई ऐसी, मैं इस वक्त वो लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक केस इसके सामने रख रहा हूँ। ये भी पंजाब का रहने वाला मेरा, हाँ, इस तो से बड़ी कोई चीज है। कल जावेद वड़ाइच के डेरे के ऊपर पुलिस उसका डेरा और उसका घर गिराने के लिए पहुंच गई, क्रेन्स लेके कि तुम्हारा फलाना नक्शा नहीं है। ये सारे एक्शंस मेहर बहन सिर्फ इस पंजाब हुकूमत को अभी क्यों याद आए आईनी तरमीम के अंदर? वहां असलम गुम्मन के साथ क्या होता है, वहां देखें उसके मेरे दाऊद के साथ क्या होता है? मेरे घर जो है, मुझे मेरे जवाब तमाम देने का बिजनेस मौका जी। सील दीजिए। कर दिए। मैं देखो, अपना अपना मोहसिन मेरे अजीज, मेरी गल सुनिया जी। मैं चोखा को डाकू या चोर जा रहा, मेरे घर 18 छापे पै गए ने पिछले 5 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे अपने बच्चे, अपनी फैमिली रिलोकेट करनी पड़ेगी। I'm doing it for the democracy, for my party, for the people of Pakistan. But who these people are who are doing this to us and why? हमारा क्या कसूर है कि हम एमएनए बन गए हैं सर और हम जवाब ले अपनी लीजिए मर्जी से इनका। वोट देना मैं चाहते हैं? जी, म- रांझा मेरे साहब। कारोबार आपने मैं बंद किए हैं, मेरे नहीं, लानत मैं करें जी मेरी देखिए चीजों के ऊपर। मैं बाकी एमएनए आप क्यों ये कर रहे हैं और ये मैं कौन कर अगर रहा है? मेरा मेरा मेरे भाई हैं और मैं जिस किसी की भी बेटी या जिस किसी की भी बहन अगर ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो उसको मैं मजम्मत करता हूँ। मैं मरीम हलफ नवाज देने ਨੂੰ की ਤਿਆਰ ਹਾਂ, दफ़ा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ जब हलफ ये ले लो हुआ कि सादुल्ला के और साथ उस क्या वक़्त हुआ। सब ने जब उनके होटल का दरवाज़ा तोड़ा,
तो जब आज भी अगर ये चीज़ें ये हो रही हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मोहसिन सिस्टम भाई, की। वो एक लेकिन दरवाजा ये टूटा होना है एक ना जी, बदकिस्मती वो से ये एक दरवाजा तब्दील टूटा चीज़ें। होना है। नहीं एहतराम है मैं आपका, शेख साहब आपका मैं एहतराम है। इतने दरवाजे मैं तोड़ दिए मैं हैं, आपको एक बताता दरवाजे हूँ, का मेरे बदला तो आप लेने के भाई लिए हैं, आपने मैं 50 आपको बड़ी सारी माओ बहनों के दरवाजे तोड़ देने यार। मेरी ते वो दरवाजा तोड़ने वाले शेख कौन सी? शेख तू शेख मेरे साहब अजीज हो तुसी भाई, मैंने दसो वो दरवाजा तोड़ने वाले कौन सा? शेख साहब मैं ये बात क्या नहीं आज कर तुसी रहा। दरवाजा तोड़ने वाले दे नाल नहीं देखिए खड़े? ये पाकिस्तान की सियासत की, ये आपको इस मुल्क में सियासत की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। सर ये मेरे और हमने भी अदा आपके इस की है सियासत में आने जब का हम क्या फायदा है? ऑपोजिशन में थे यू आर एन पिछले दिनों में। एजुकेटेड पर्सन, आप एक अच्छे और इदारे से शेख पढ़े, साहब एक पढ़े लिखे ये आदमी है। कीमत आप मुझे ये बताएं, ये एक मिनट, सिर्फ सिर्फ देखें, एक सवाल अपना जवाब देना, इसके लिए एक जवाब सबसे देना, बड़ी बस जिम्मेदारी बस एक शेख सवाल साहब, कि इसके लिए आप सबसे जैसे पढ़े लिखे आदमी और मेरे जैसे लोगों के इस सियासत में आने के बाद भी अगर हम इस सियासत में बदलाव न ला सकें और हम सिर्फ ये कहने पे मजबूर हो जाएं अपनी पार्टी लाइन की वजह से कि ये पाकिस्तान में होता है, हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, हमारा आपका क्या, हमने क्या असी की खटिया फिर सियासत? If we शेख साहब can't बात change this सुने culture, बात this सुने one door is इंशाल्लाह being avenged by whole बहुत Punjab. जल्दी आप मुझे अगर इजाज़त दे दें तो जी मेरे जी भाई, सर, मुख्तसरन मैं ये फरमाइएगा, कहूँगा कि आप वक्त इतनी खत्म हो जल्दी गया। आप इतना जल्दी जो अपना है ना होप, उसको मत लूज़ करें, होपफुल रहें। नहीं नहीं नहीं, और मैं समझता ये हूँ कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली बेहतर कर लेते और आप बैठ के अपनी, अगर अमेंडमेंट नहीं पसंद है, आप जा रहे हैं, बात हो रही है, आप उसको असेंबली में जाके उसका फस ना क्रिएट करते और एट द सेम टाइम गंडापुर साहब गोली मारने का या गोली खाने का या गोली के बदले गोली चलाने की बातें ना करते और पॉलिटिकल माहौल को, टेम्परेचर को ज़रा लोड डाउन रख के नेगोशिएशन चलाते। शेख साहब आप तो एक सियासी ख़ानदान से, आप समझते हैं, मेरे ख्याल से अगर आपकी जगह तहरीक इंसाफ में किसी मेन आदमी आपको बिठाया जाए तो मेरे ख्याल से और सर आप ये आखिरी जो सवाल क्राइसिस है जरूर इसमें से शायद जवाब अपनी दे पार्टी लीजिएगा को वकास जल्दी भाई, निकाल मुझे लें। इजाजत दीजिए, एक सवाल ऐड कर लूं, दोनों का मुख्तसरन जवाब दे दें। सर काजी फायज ईसा साहब नहीं लग रहा कि अब आईनी अदालत के सरबराह बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आने वाले मंसूर अली शाह साहब का, इत्मीनान है आप लोगों को? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि काजी जब हम आईनी तरमीम ही नहीं इंश्योर होने देंगे तो फिर काजी आएगा किधर से? काजी ने कोई नहीं आना। ये एक्सटेंशन गैंग जो है और एक्सटेंशन स्पेसिफिक एजेंडा जो है, इस पे हम अपनी हिम्मत, अपनी जो हमारी बसात है उसमें रहते हुए कह रहे हैं। बाकी अब अल्लाह ताला की जात पड़ी, हमारी बसात से कोई चीज ऊपर चली जाए तो हम तो ये नहीं होने देंगे। काजी को घर जाना चाहिए, मंसूर अली शाह का, इज द मोस्ट सीनियर गाय, उसका वो होना चाहिए। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह पे एक बेंच होना चाहिए जो ये 150 केस है इसको डील कर ले। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपने भाई को उन्होंने कहा और मैं उसका मुख्तसरन वन लाइनर कहना चाहता हूं, अगर हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने उस पर बात नहीं की आईनी तरमीम को, क्योंकि हम इसको लेजिटिमेट नहीं समझते थे फॉर्म 47 वालों के, उनसे बात करें, तो इसका ये मकसद था। अली अमीन गंडापुर ने तो बात बाद में की है। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई उसमें 90% स्टोरीज अली अमीन की गुफ्तगू से 10 दिन 20 दिन पहले की हैं। तो क्या इसका ये रिएक्शन एक हुकूमत करती है कि वो कहती है डांगा मारो, इन्होंने चुक लो, इन्होंने मार दो, इन्होंने बंदे? सर अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो मैं इस बात पे इख्तिताम कर सकती हूँ कि दो बातें हमें नहीं पता लगेंगी अगर वो खुले राज हैं कि जिनका हम तीनों में, आप दोनों में से कोई एतराफ नहीं करेगा। दो बातें अगर आप दोनों एक्सेप्ट कर लें, दरवाजा तोड़ने वाला कौन है और गंडापुर थे कहां, इन दोनों के जवाब आप दोनों नहीं देंगे, इस बात पे इख्तिताम कर लें। गंडापुर ने बता दिया जी, गंडापुर कहाँ था, सबको पता है जी। देखें उन्होंने 2 दफा स्पीच की है, हम 10 दफा कह चुके हैं। ठीक है जी, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा जी। राजा साहब, खान साहब को एक चीज़ समझाते थे, हम इनको एक चीज़ समझाते थे, इन्होंने 2013 से 18 के बीच में उस चीज़ पे अमल नहीं किया। सिर्फ खान साहब के उस रवैये की आज पूरा पाकिस्तान सजा भुगत रहा है। अब इसको रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है अनफॉर्चुनेट, कौन दे रहा है? बट हम यही तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सजा कौन दे रहा है? सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एक हफ्ते में बड़े कलीदी फैसले होने हैं, नंबर गेम जो है वो अरूज पर है। डट के पीटीआई इस तवक्को के साथ है कि हमारे नंबर्स इंटैक्ट है, हमारे MNAs को हमने अंडरग्राउंड भेजा हुआ है और मौलाना साहब हमारे साथ खड़े हैं, वही बला का एतमाद हुकूमत की तरफ से भी। एक वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। सियासी बेयकीनी और आमदनी बहरान के इस माहौल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगातार तीसरे दिन बेहतरीन तेजी देखी जा रही है और KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह
86,451 पॉइंट्स पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 50,659 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज लगातार तीसरा दिन है कि जब KSE 100 इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक 100 इंडेक्स में तेजी के पीछे सरमायाकारों के एतमाद के साथ साथ सऊदी सरमायाकारी वफ्द के आमद और पाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। बज़ाहिर हुकूमत को इस वक्त मुआशी मैदान में कदरे सुकून का सामना है। महंगाई में तकरीबन 7% कमी, बरामदात में 14% इजाफे, पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए कमी, स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी जा रही है। इसी तरह बैरूनी सरमायाकारों के साथ साथ तरसीलात ज़र में भी बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $8.8 अरब भेजे हैं, जो IMF के $7 अरब के बेल आउट पैकेज से भी ज्यादा है। इजाफे के बाद अब सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में आमद और $2 अरब की सरमायाकारी मुआहिदों पर होने वाले दस्तखतों के बाद उम्मीद की जा रही है कि कम अज कम हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त है। इसी सिमत की जानिब एक और मुस्बत कदम IPPs के साथ मुआहिदों पर बातचीत का था और अब अपडेट सामने आ रही है कि 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहिदों के खात्मे की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान को 300 अरब रुपए की रकम अगले 3 से 10 सालों के दौरान बचेगी, बल्कि 40 अरब रुपए के सूद के खात्मे के अलावा पाकिस्तानी अवाम को इन IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स भी नहीं करनी पड़ेंगी। यही नहीं, बिजली की कीमतों में भी कमी आएगी। हमारे ही इंटरव्यू में वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली रिलीफ और इस मुआहिदे और मनसूखी के हवाले से क्या बताया, मुलाहिजा कीजिए। अगर हाइपोथेटिकली दे डू अग्री कि भाई अब ये ड्रॉप कर दीजिए, ये बहुत बड़े अब हमें खर्चा इसका उठाना पड़ रहा है, इन 5 मालकान की भी अगर खुसूसी बात करें, कीमतों में कितना फर्क पड़ जाएगा? ये 5 प्लांट्स जिनका आप जिक्र फरमा रही है, स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन प्लांट्स को टर्मिनेट कर लिया गया, 65 पैसे फी यूनिट के अंदर पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को उसकी कमी आएगी। इन 5 IPPs को देखा जाए जिनसे टेक एंड पे की पॉलिसी के तहत मुआहिदे मुतवक्के है और जिनसे मुआहिदे खत्म किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हबीबुल्ला ग्रुप का 1320 मेगावाट का हबको पावर प्लांट है। सालाना 3200 करोड़ रुपए वसूल करता रहा और वो भी 1 यूनिट पैदा किए बगैर। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ दौर के वजीर मुमलिकत रज़ाक दाऊद का रूश पावर प्लांट है, जो तकरीबन 688 करोड़ रुपए सालाना वसूल करता रहा है। तीसरे नंबर पर जो प्लांट बंद किया जा रहा है वो मारूफ बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा का AES लाल पीर पावर प्लांट है। तकरीबन 11% प्लांट फैक्टर के साथ बिजली पैदा करने वाले इस प्लांट को सालाना 848 करोड़ अदा किए जाते रहे। चौथे नंबर पर जो प्लांट बंद किया जाएगा वो एटलिस ग्रुप का एटलिस पावर है और इस प्लांट के मालिक साकिब शिराजी साहब हैं। ये प्लांट तकरीबन सालाना 446 करोड़ रुपए वसूल करता रहा है। 5वां पावर प्लांट के जो बंद किया जा रहा है वो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का सबा पावर प्लांट है। ये प्लांट सालाना तकरीबन 313 करोड़ रुपए वसूल करता रहा है। अजब बंदरबांट की गजब कहानी है। ये प्लांट्स तवील अरसे से अपना बुनियादी सरमाया मुनाफा समेत वसूल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में मुफ्त में करोड़ों रुपए ले रहे हैं। जबकि मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला के मुताबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई है कि बिजली की फी यूनिट कीमत कम होकर 9 से 10 सेंट हो जाएगी। IPP सेक्टर से जुड़ी एक और अहम डेवलपमेंट, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी देते हुए इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील का फैसला कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत मुल्क में बिजली का वाहिद खरीदार नहीं रहेगी, बल्कि प्राइवेट पार्टीज भी पावर प्लांट से खरीदारी कर सकेंगे। IPPs मुआहिदों के खात्मे, पावर मार्केट को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के क्या असरात मुरत्तब होंगे? हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स और मुआहिदों के हवाले से सबसे पहले आवाज उठाई। हमारे साथ साबिक निगरान वफाकी वजीर सनअत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहल तो मुबारक हो आपको भी, पूरे पाकिस्तान को कमर तोड़ बिजली की कीमतों को एड्रेस करने के लिए 107 में से अभी 5 IPPs के मुआहिदे मनसूख हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की बचत है। यही कितने IPPs से मुआहिदे खत्म होने चाहिए बकौल आपके, और आपकी क्या कैलकुलेशन है, बिजली की फी यूनिट में कितनी कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मेहर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम शो विद यू। पहले तो आपको मुबारक हो, आपने दुनिया TV को ज्वाइन किया। वी हैव बीन योर फैंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। शुक्रिया सर। मेहर, ये जो मामला है मैं इसको आसान ज़बान में समझाऊं तो हमारे मुल्क में जो बिजली है उसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है, जिसमें जो
डिफरेंट फ्यूल से बिजली बनती है, जैसे पानी है, जैसे कोल है, जैसे गैस है, जैसे फर्नेस ऑयल है और न्यूक्लियर है, इन सब का मिला के जो है हमारे यहाँ 10 रुपये यूनिट का फ्यूल लगता है। ये जो है वो हम ख़रीदते हैं, या पाकिस्तान में जैसे हमारा जो हाइडल है वो हमारे को तकरीबन फ्री है, और उसके बाद ये सारों का टोटल 10 रुपये यूनिट बनता है। अब ये जो पावर प्लांट्स लग गए हैं, ये पावर प्लांट्स की एवरेज जो हम कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट जिसका नाम है, कि इनको हम जो पैसे दे रहे हैं वो साल के 1,94,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और इन प्लांटों को जो दे रहे हैं 1,94,000 करोड़ रुपए, उसमें से जो ये बिजली बनाते हैं उसका हिसाब बनता है कि ये 80,000 करोड़ से ज़्यादा इनको नहीं देने चाहिए। जितनी बिजली बनाते हैं उतने की पेमेंट लगनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आज ये कहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये तमाम जो 1,94,000 करोड़ रुपए है, वो तकरीबन 19 रुपये 40 या 50 पैसे पर यूनिट ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले जा रहे हैं। तो 10 रुपये का फ्यूल है, ये 19.5 रुपये का कैपेसिटी चार्ज है। उसके बाद तकरीबन 16% से 16.5% पूरा का पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जितने लॉसेस हैं वो सारे के सारे लॉसेस 5 रुपये यूनिट के बनते हैं, जो पूरे सिस्टम के लॉसेस हैं। तो ये 3 मद हैं बिजली के, फ्यूल, कैपेसिटी और तीसरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे बड़ा इसमें कैपेसिटी पेमेंट है जो 19 रुपये जो है वो 50-60 पैसे बनता है। अब 19 रुपये 50 पैसे एक्चुअली जो बिजली बनाई जा रही है जिसके पैसे देने चाहिए वो सिर्फ 8 या 8.5 रुपये। ये जो 10 रुपये यूनिट बनता है वो बेसिकली आप बंद प्लांटों को पैसे दे रहे हैं। तो जो आज का ये जो है वो टास्क फोर्स ने इसको फैसला करके ये 5 पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे, या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है, जिससे सालाना 10,000 करोड़, और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं। तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को चेक जो हेड कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई, मोहम्मद अली साहब ने, उन्होंने बहुत काम किया और मैं उनका बहुत क्रेडिट देता हूं उनको कि उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है, और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। बट ये 5 प्लांट मुझे 10,000 करोड़ देंगे, यहाँ तो 1 लाख करोड़ है जो बंद होना है, 1 लाख करोड़ रुपए, जिससे मेरी बिजली की कीमत 10 रुपये ये कम होनी है। इसी की वजह से मेरा ट्रांसमिशन लॉस जो है 15 से 16%, वो ऑटोमेटिकली जो है अगर 10 रुपये नहीं होंगे तो वो 1.5 रुपये भी नहीं होगा। जब ये 11.5 नहीं होगा तो इस पर इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स लगता है वो भी नहीं होगा, तो कंज्यूमर को 14 रुपये की बचत हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं रुपया 1.5 रुपये बचत होगी, इसमें कोई सच्चाई मजीद एपेटाइट है टू कर्टेल एंड लेजिटिमेटी कर्टेल, क्योंकि डॉक्टर साहब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को धचका ना लगे, सॉवरेन गारंटीज जो हैं वो रिस्पेक्ट हों, ऑल दिस ऑन वन साइड, बट लेकिन कौन कौन सी हुकूमतें जो हैं वो गफलत में रही हैं? इन प्लांट्स के 2000% के रिटर्न्स रिपोर्ट होते रहे, ONM की हीट टेस्टिंग ना कराना, गलत इन्वॉइसिंग करना, फ्यूल कंजम्पशन की जाली कैटलॉग्स को ना एड्रेस करना, क्या इस इमाम में तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी सभी गफलत के मुर्तकिब रहे? मैं समझता हूँ सारी कौम ही गफलत की जो है में रही। हमने जब मैंने ये पॉइंट उठाया था, सबसे पहले मुझे ये बोला गया था आज आप क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाया। मैंने 9 महीने जो है इसके अंदर जो है 2020 में भी काम किया, सामने लेके आए। काश जो है उस वक्त ये तमाम चीज़ें क्लोज हो जाती, उस वक्त क्लोज हुई, लेकिन सिर्फ करेंसी रेट और सिर्फ 16 प्लांटों के साथ क्लोजर हुआ। अब जब हम ये मसला मतलब हम जो है वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गया कि 60 रुपये का ना डोमेस्टिक दे सकता है, ना 80 का कमर्शियल दे सकता है, ना 16 सेंट की इंडस्ट्री दे सकती है, ना किसान दे सकता है 60। जब ये बस हो गई तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। हमने इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की बुनियाद रखी कि हमने कहा पाकिस्तान बचाना होगा, इसकी आवाज़ जो है उसको जब तक नहीं उठाएंगे पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान की वायबिलिटी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान का हर आदमी चीख मारना शुरू हो गया कि नहीं दे सकते। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने सामने रखी है कि ये भाई 1,10,000 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इसमें से मैं कह रहा हूँ, मुबारक देता हूँ कौम को कि पहला 10,000 करोड़ रुपए, पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तरफ क्लोजर है। बट हमारा सफ़र ये तमाम प्लांट्स को हमने कोई ज्यादती नहीं कह रहे, हम कह रहे जितनी बिजली बनाओ उसके पैसे लो, जितनी बिजली जो है वो
कंज्यूमर जो है वो खरीदेगा, उसको उसकी कैपेसिटी चार्ज करो। और इसका 35 रुपए बिजली की कॉस्ट है, इसमें से 14 रुपए की बचत हो सकती है। अगर हमारा ये टैरिफ 21 रुपए पे चला जाता है तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। सर मगर हमने इस 40 दफा खानदानों को खुशहाल कर दिया। हट के क्या है 40 खानदानों की जो एक इनटू द सिस्टम जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो पीआर है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो आपस में शादियां हैं, उनके जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर वेट है, दबदबा है, वो इस बार कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है? मैं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मीडिया को दूंगा। और जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है वो इस दफ़ा वो हक अदा कर रहा है जो उसको हमेशा सच्चाई से अदा करना चाहिए। आप देख लें, कोई एक मीडिया में पिछले 3 महीने से एक दफ़ा भी कोई मीडिया नहीं खरीद सका इस पॉइंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इस क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। मैं उसका दूसरा क्रेडिट देता हूँ कि जो है जितने हमारे आज के दिन इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं उन्होंने उसको बिल्कुल जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है करप्शन पे। मैं आपको जो है जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और आज के दिन पाकिस्तान की ये बका की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी की जंग है। ये और सर ये जो इंडिपेंडेंट आज बेरोजगार होकर बाहर जा रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेशंस की तश्कील से क्या फायदा होते देख रहे हैं आप? क्या शुगर और दीगर सेक्टर्स की तरह मजीद कोई इधर कार्टेल तो नहीं बनता हुआ हमें दिखाई देगा? नहीं मेयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, जब पीटीसीएल था तो एक सिंगल आपका जो है सप्लायर था टेलीफोन के कनेक्शंस का। हम सब लाइन में लगे होते थे कि डिमांड नोट लेके के टेलीफोन का कनेक्शन लग जाए। जब आपने उसका खोल दिया कि आप जो हैं लाइसेंसेस लें और जाके जो मर्जी फ़ोन ले, तो आज आपके घर आके सिम जो है वो मिलती है। और शायद टेलीफोन का रेट मुझे याद है कराची लाहौर मिलाना हो तो आपको भी याद होगा कि 100 रुपये शायद मिनट पड़ता था या 200 रुपये मिनट पड़ता था। सोच भी नहीं सकते कि बात कर सकते हैं। तो जब आप खोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सचेंज को, हम कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, विंड पावर लगा हुआ है कराची में। उसके अंदर वो कहते हैं हमसे बिजली नहीं ले रहे, वो 4 सेंट में बिजली देना चाहते हैं। 4 सेंट का मतलब है 10 रुपये। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ सनत लगी हुई है, मुझे ये कहते हैं 40 रुपये यूनिट में बिजली जो है वो कहते हैं हमें बनाते हैं और हमें घाटा होता है। ये हुकूमत कहती है 60 रुपये डोमेस्टिक को दे के कहते हैं हमें घाटा होता है, 80 रुपये दे के कहते हैं हमें ये, उसके बाद कहते हैं हमें घाटा हो गया। और पिछले जो है वो साल से ये कहते हैं 5 ट्रिलियन रुपए ये सारे कंज्यूमर का रेट डाल के भी हमारा सर्कुलर डेट हो गया 5 ट्रिलियन रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। ये 60 रुपए 80 रुपए डाल के भी 5 ट्रिलियन रुपए का सर्कुलर डेट क्रिएट करके बैठे। सिस्टम क्या है, आप खोल दे, जिसने माल बेचना है। आज मुल्क में 43,000 मेगावाट की बिजली लगी हुई है, 23,000 मेगावाट का हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। हमारी एवरेज जो पूरे साल में, जो पिछले साल में हमने बिजली कंजम्पशन की है, वो एवरेज सर्दियां गर्मियां दिन रात मिला के एवरेज 13,000 की हुई है। तो हमारे सिस्टम में आज 43,000 मेगावाट देने के लिए तो ओवर सप्लाई है। जब आप इस कंडीशन में एक्सचेंज खोलेंगे तो जो आदमी सस्ती बिजली बना रहा है वो सस्ती जाके बेचेगा। जो आदमी जो है वो सिस्टम से, जिस डिस्को ने उसको माल लेना है, उसका डिस्को का टैरिफ मुकर्रर कर दें कि ट्रांसमिशन लाइन का टैरिफ कितना है, एनटीडीसी का टैरिफ मुकर्रर कर दें कितना है। और उसको जो है पूरी दुनिया में ये काम पाकिस्तान में पहला नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ये एक्सचेंज मौजूद है कि जो है ये सेलर है, ये बायर है। आपने क्या किया, हुकूमत को एक बीच में बना दिया सिंगल बायर, वो बैठा हुआ है और बंद करके वो कहता है मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा। और प्लांट बंद है, 80,000 करोड़ का माल नहीं बेचते, 2 लाख करोड़ रुपए कहते हैं बेसिकली सीपेक के लिए भी कंज्यूमर दे। सीपेक के लिए भी तो लगाए गए थे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी बिजली मिले और वो एक ग्रुप ने लगने नहीं दिए। सिस्टम का फॉल्ट है या इंटेंशन? you're right सर, गफलत है ना। मैं तो कह रही हूँ इंटेंशंस माइट नॉट बी दैट बैड, मगर मुझे बताइए कि मेहर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक जोन। हम चाइना गए, चाइना को कहा कि यहाँ पे, और आज भी चाइना वो सब हमसे सवाल पूछते हैं 16 सेंट पे तुम बिजली सनत चलाते कैसे हो? सनत की बिजली तो 7-8 सेंट की होती है। वो एक ही सवाल पूछते हैं ये कैसे चलाते हो? और सर उधर भी नेगोशिएशन हो रही है। बट मुझे पहले मुझे एक बात बताइएगा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपना एनर्जी मिक्स भी तब्दील कर रहा है। आरएलएनजी और फर्नेस ऑयल को भी न्यूक्लियर पावर से रिप्लेस करने हम जा रहे हैं। अब ये कितना मौसर स्ट्रैटेजी है आपकी आंखों में?
देखो आज हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में क्या लगेगा, एक दफ़ा प्लांट लगेगा जैसे हाइडल में लगता है, और उसके बाद उसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं लगना, ज़ीरो है उसके अंदर मटेरियल। आपका हाइडल क्यों हम कहते हैं अच्छा है, ज़ीरो मटेरियल कॉस्ट है। हम कहते हैं कि जो रिन्यूएबल्स हैं, विंड पावर क्यों अच्छा है, ज़ीरो आपकी कॉस्ट है जो है फ्यूल की, आपने कोई कॉस्ट, सोलर आपने ज़ीरो फ्यूल देनी है। बट मुसीबत ये हो गई कि जो हमने न्यूक्लियर तो गवर्नमेंट ने G2G हो गया, और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कीमत पे 85% कैपेसिटी पे भी चल रहे हैं, और वो 19 रुपए कम से कम रेट पे वो यूनिट पे बिजली बना रहे हैं न्यूक्लियर, जिसमें उनकी अभी फाइनेंशियल चार्जेस बहुत सारे मौजूद हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो आपकी फ्री बिजली बन रही होगी जैसे हाइडल की बनती है। हमने जो ये हाइडल के और जो है वो न्यूक्लियर लगाए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक हमने स्ट्रैटेजी दी, लेकिन ये जो विंड लगा दिया, विंड लगा के ऐसी कीमत दे दी जो 80 रुपए यूनिट पड़ रहा है, सोलर लगा दिए वो भी 80 रुपए में पड़ रहा है, हमने जो ये कोल के पावर प्लांट्स लगा दिए वो चल ही नहीं रहे। फिर वो आपने देखा होगा 20 अरब की एक और मंजूरी दे दी है हुकूमत ने, बगास के पावर प्लांट्स जो हैं लोकल, आपका बाय प्रोडक्ट के शुगर केन के, उसको भी आप इंपोर्टेड फ्यूल से उन रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन हैं, सुलेमान शहबाज हैं, इन सब के। जी सर। पता है मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए 20 अरब रुपए आज की जो है इज नॉट माय प्रायोरिटी। अगर मैं मुल्क की तरफ से जब आप 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, सही है, ठीक है, ये 1,10,000 करोड़ है, ठीक है, ठीक है। मेरे लिए मसला ये है, मेरी आवाम तो रोई पड़ी है 14 रुपए यूनिट, लेजिट बात है सर। और डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ पहले हम इसको प्रायोरिटी कर लें कि 1,10,000 करोड़ बचाना है, लेजिट बात है सर। 2,000 रुपए हम बाद में आ जाएंगे, 1,10,000, ठीक है, उसमें उसकी नेगोशिएशन आज इस 4th पिलर को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने एक एक प्लांट को बंद करवाना है। इसकी कैपेसिटी पेमेंट का कॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है वो आज उठा हुआ है, अगर ये उठा हुआ इशू आज हल ना हुआ तो ये पाकिस्तान की बका का मामला है, ये मेरा पॉइंट। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स यू राइट सर, मगर वो तो 20 अरब इधर मुझे इसलिए खटक रहा है, जा तो एक ही कार्टेल की जेब में रहा है ना। मगर मुझे बताइएगा, पावर सेक्टर में डिस्कोज और जेनकोज के बोर्ड्स की तब्दीली भी हमने देख ली है, टैरिफ रिडक्शन के लिए भी प्राइवेट IPP से रीनेगोशिएशन, और फिर ये मुआहदे मनसूखी हम देख रहे हैं। अब चाइना के पावर प्लांट्स का भी 700 अरब का जो बोझ है वो भी रीनेगोशिएट करने की कोशिशें हैं, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट की बातें हो रही हैं, मैच्योरिटीज को एक्सटेंड करने की बात हो रही है, इसी तरह US डिनोमिनेटेड से हट के RMB में कन्वर्जन की भी बात हो रही है। आर यू होपफुल दैट ऑल दिस विल हैपन वेरी सून? मैं आई एम अ बिलीवर। मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये बेड़ा उठाया था इस कैपेसिटी पेमेंट का, तो सबने कहा था गौहर, दिस यू आर टेकिंग अप बैटल विच कैन नॉट बी वन, एंड आई सेड बैटल्स आर वन सिर्फ अल्लाह की रजा से, और हम मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, नॉट फॉर एनी पर्सन, नॉट फॉर 52% तो हुकूमती IPPs है ना, स्टेट ओन्ड है। जंग है ये, हर ये जंग जीती ही जाएगी इंशाल्लाह। ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे चाइना, मैंने कहा है रीप्रोफाइल करवा लें, आपके इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में लग गए हैं और चल ही नहीं रहे। 36,000 करोड़ रुपए हम इंपोर्टेड कोल्स को दे रहे हैं। हमारे यहाँ विंड पावर लग गया है, उसकी कीमतें 14 सेंट दे रहे हैं हम उसको, 4 सेंट के भी नहीं है वो जो उससे बिजली मिलनी चाहिए। ये तमाम रीनेगोशिएट होने हैं, अभी 5 हुए हैं, हमने अभी 102 और क्लोज करने हैं, तो 102 मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह 102 होंगे। मगर आप मुझे बताएं 2100 अरब में से तो 1000 अरब प्लस जो हैं वो स्टेट ओन्ड को देने हैं। इट्स पीनट्स अगर आप प्राइवेट को देखें तो। मेहर सब क्लोज होने हैं, मेहर चाहे स्टेट ओन्ड हो, चाहे पब्लिक ओन्ड हो, चाहे सब क्लोज होने हैं। हर एक को काम करके पैसे ले होंगे, ये पैसे आवाम से लेने हैं। ये नहीं हो सकता कि प्लांट लगा दिए और काम नहीं करना। अगर स्टेट ओन्ड के हैं तो चलने पड़ेंगे, इनको चलाने पड़ेंगे पैसे लेने के लिए। आवाम पैसे नहीं देगी अब, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये हर एक को अब मालूम है। ये 35 रुपए की कॉस्ट है, उसमें 14 रुपए हम सरप्लस पेमेंट कर रहे हैं। हमने ये 14 रुपए नहीं देने, और यही वादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में बिजनेसमैन के साथ किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करके हम इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आवाम को देंगे। जो डॉक्टर गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, आपने सुना होगा यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, द रिच कीप गेटिंग रिचर। मगर बहरहाल लग रहा है कि इस बार इससे हट के कोशिश की जा रही है कि अवाम की एक्सप्लॉयटेशन में कदरे कमी लाई जाए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।